हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। अभी जो लोग यूपीएससी प्रीलिम दे रहे होंगे काफ़ी सीरियस होंगे। इस बार आपको काफ़ी टाइम मिल गया यूपीएससी प्रीलिम तैयार करने के लिए। इनफैक्ट यूपीएससी अपने समय के लिए जाना जाता है कि वह टाइम पर एग्ज़ाम लेती है, लेकिन कोरोना महामारी ने सबको प्रभावित किया और यूपीएससी उसका अपवाद नहीं है। मैं समझता हूँ आपको जो समय मिला होगा उसका काफ़ी लाभ उठाया होगा। मैं आज आपके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो 2020 में जो आपका मेंस होने वाला है उसका ऑप्शनल के रूप में टेकअप कर रहा हूं, और मैं उसमें क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट दोनों स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूं। यह मॉक टेस्ट बाइलिंगुअल होगा। टारगेट कोर्स भी जो होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश अलग अलग होंगे। मैं जानता हूं कि आज के तारीख में सिविल सर्विस हिंदी मीडियम में बहुत ही पेचीदा विषय बन गया है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। रिजल्ट काफ़ी खराब हो रहे हैं विगत दिनों। कारण क्या है, इस पर जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि हम लोग सही तरीका से वर्कआउट करें। एक समय था जब पब्लिक हिंदी मीडियम से थर्ड रैंक लाने वाली कौशल किरण थी, जो थर्ड रैंक लाई थी यूपीएससी में हिंदी मीडियम से, और काफ़ी अच्छे स्टूडेंट अंक लाते रहे हैं। जब से नए पैटर्न लागू हुआ, खासतौर पर सीसेट और जो मेंस के तौर तरीका बदले, तब से निश्चित रूप से हिंदी मीडियम का रिजल्ट कुछ प्रभावित हुआ है। वैसे तो हिंदी मीडियम के जितने भी ऑप्शनल है सभी वन वे और अदर वे प्रभावित हुए हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रभावित हुआ है। विगत दिनों एक भय सा लोगों में बैठ गया है कि हिंदी मीडियम से सिविल सर्विस क्वालिफाई किया ही नहीं जा सकता। मेरा मानना है ऐसा कुछ नहीं। मेरे कई मित्र हैं जो हिंदी मीडियम से क्वालिफाई किए और अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, और अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहे हैं। ये चक्र चलते रहता है, समय का फेर होता है, कभी कुछ, लेकिन इसको एक नियति मानकर या इसको एक अस्थायी व्यवस्था मानकर आप हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रह सकते। आपको कमर कसना होगा। मैं आपको बतला दूं, कभी भी सिविल सर्विस एग्जाम आसान नहीं रहा है। अगर आपके परिवार में पहले जो लोग क्वालिफाई किए उनसे बात करें, उन लोगों ने काफ़ी कीमत चुकाई है, काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी संघर्ष किया है, और आज भी जो लोग सेवा में क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं पीसीएस और दूसरे एग्जाम में भी जो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को देखता हूँ, तो निश्चित रूप से पाता हूँ कि उनमें कुछ खास तो है ही, जिसके कारण वह क्वालिफाई किए या जॉब में है या जॉब में आ रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इस पर ज़्यादा विचार करने के बजाय इस बात पर आप विचार करें, आपको क्वालिफाई करना है, हर हाल में क्वालिफाई करना है। अब कैसे करना है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा कि आप जानते हो, जब हम लोग भी तैयारी करते थे तो उस समय मैं देखता था हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम डायकोटोमी बना हुआ था, और जो बाद में भी एकेडमी वगैरह में भी देखा जाता था, जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, हिंदी मीडियम बच्चे अलग, इंग्लिश मीडियम अलग, इंटरव्यू में हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। इनफैक्ट आप जानते हो कि जो लोक सेवा का जो मौजूदा व्यवस्था है वो ब्रिटिश शासन काल में दिया गया है, और लॉर्ड कर्नवालिस उसको लोक सेवा का जनक कहा जाता है। तो ऐसा लोक सेवा का स्वरूप गठित किया है जो मतलब स्वरूप से भले भारतीय है, लेकिन वह मानसिकता से पूरी तरह इंग्लिश है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी कमोबेश रूप से वही मानसिकता है, वही वस्तु स्थिति बनी हुई है कि सिविल सर्विस एग्जाम मूल रूप से इंग्लिश मीडियम का एग्जाम है। ऐसा मतलब ऐसा मैं नहीं कहता कि ऐसा ही पूरी तरह है, लेकिन आम धारणा यही है। हालांकि कोठारी समिति के रिकमेंडेशन लागू होने के बाद हिंदी मीडियम के काफ़ी स्टूडेंट सिविल सर्विस आने लगे, काफ़ी अच्छा प्रतिस्पर्धा दिया, काफ़ी अच्छे संख्या में स्टूडेंट आ रहे थे। लेकिन पिछले दिनों जब से सीसेट और जो तरीके मेंस में तरीके चेंजेज आए, उससे हिंदी मीडियम का रिजल्ट प्रभावित हुआ है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अभी नए परिस्थितियों से कॉप अप करने में सक्षम नहीं है। तो इसी संदर्भ में मैं आप लोग के साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूं, और जो कार्यक्रम में लेके चल रहा हूं उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं। अभी हाल ही में हिंदी दिवस मनाया गया। सभी लोगों ने हिंदी की बदनीयती पर आंसू बहाए। सब लोगों ने हिंदी को खराब स्थिति के लिए सरकार को कोसा, कोई अंग्रेजी को कोसा, कोई हुकूमत ब्रिटिश हुकूमत की मानसिकता को कोसा। लेकिन यहाँ कोसने से नहीं है, बल्कि आपको पहल करने से होगा।
हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी संस्कृति, हिंदी हमारी मतलब पहचान है। और हिंदी को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी केवल और केवल सरकार की नहीं है, बल्कि हमारी भी बनती है। तो हम लोग आज इसी को संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, ऐसा ही अंग्रेजी मीडियम हिंदी मीडियम मेरे लिए कोई बहुत डिफिकल्टी नहीं, मैं दोनों में समान महसूस करता हूँ। और मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप हिंदी मीडियम में दो या इंग्लिश मीडियम में दो, लेकिन आप चूंकि ये ऑल इंडिया सर्विसेज है और आपको पूरे भारत में काम करना होगा, से नॉर्थ ईस्ट में आपको काम करना होगा, साउथ इंडिया में काम करना होगा, तो उस परिस्थिति में अगर आप हिंदी पर ही केवल रहेंगे तो हो सकता है काम करने में दिक्कत होगी। वहाँ के रीजनल लैंग्वेज आप नहीं जानेंगे, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो होता है वो सब जगह चलता है और हर जगह फिट बैठ जाता है। इसलिए अंग्रेजी का ज्ञान तो होना ही चाहिए। जैसे सिविल सर्विस का तैयारी करने के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैं +2 में ही और सिविल सर्विस का तैयारी करना चाहता हूँ, समझ रहे। तो मैं उनको बोलता हूँ कि जैसे आप इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करते हो, इंजीनियरिंग में तैयारी करते हो, तो आपको बोला जाता है कि आप PCM की तैयारी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्ट्रांग है तो आपका निश्चित रूप से इंजीनियरिंग में हो जाएगा। उसी प्रकार जो जनरल फील्ड में आना चाहते हैं और स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं सिविल वगैरह देना चाहता हूँ, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अभी आप कोचिंग में मत जाओ, अभी आप कोई मतलब स्पेसिफाइड मत हो, बल्कि आप गेम पर वर्कआउट करो, समझ रहे हैं। तो गेम का मतलब G मतलब स्टैंड फॉर जनरल स्टडी, E स्टैंड फॉर इंग्लिश एंड M स्टैंड फॉर मैथ। ये तीनों की बड़ी ये होती है, जरूरत होती है। जैसा कि आप जानते हो जनरल स्टडी ऐसा चीज है कि एक दिन में डेवलप नहीं होता है, या आपके तौर तरीका पर निर्भर करता है, आप कितने अपने इर्द गिर्द के परिस्थितियों के प्रति सजग है, कितने उसके प्रति उत्साही है, कितने आग्रही है, कितने उनके प्रति अभिरुचि लेते हैं। तो जितना जो स्टूडेंट इस सब में अभिरुचि लेकर निश्चित रूप से उसका GS बहुत अच्छा होगा, समझ रहे। और रही बात इंग्लिश, क्योंकि आप देखते हो नेट में या फिर जितनी अंग्रेजी की किताबें अच्छी सब इंग्लिश मीडियम में, समझ, जर्नल सब इंग्लिश मीडियम में आते हैं, मैगजीन जितने भी सब इंग्लिश मीडियम में आते हैं। तो फिर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हो तो इसका ये मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कोर्सने का कि मेरे को कुछ रियायत बरती जाए या मैं हिंदी मीडियम में इसलिए इंफीरियर हूँ। मैं ये बोलूँगा कि आप अपनी अंग्रेजी को इतना डेवलप जरूर कर सको कि जरूरत पड़ने पर इंग्लिश जरूरत बोल सको, और जरूरत पड़ने पर क्वेश्चन को हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलाकर समझ सको। ज़्यादातर स्टूडेंट से मैं सुनता हूँ तो बोलते हैं कि गूगल बाबा ट्रांसलेशन करते हैं, और गूगल बाबा का ट्रांसलेशन कुछ ऐसा रहता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हिंदी मीडियम के छात्र जो है वह क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाते हैं, तो उसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। कुछ हद तक ये कहना भी सही है, लेकिन विगत वर्षों में मैं देखा इस तरफ UPSC ने भी और BPSC ने वर्कआउट किया, और आज गूगल बाबा का ट्रांसलेशन नहीं रहता है बल्कि एक्सपर्ट ट्रांसलेशन रहता है। और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ कोई चीज़ होता है, जैसे आप किसी चीज़ में हिंदी में अभ्यस्त है, किसी चीज़ में अंग्रेजी में अभ्यस्त है, जिसके बारे में आपको जानकारी है, तो उस परिस्थिति में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिलाकर करेंगे ना, तो आपको उस पर समझ ज़्यादा अच्छा होगा, आप उसका बेहतर ढंग से व्याख्या कर पाएंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि आप जब भी तैयारी करो तो आप अंग्रेजी और हिंदी, अंग्रेजी के लिए अलग से टाइम निकालें और उस पर वर्कआउट करें। नॉट ओनली ग्रामर अंग्रेजी, बल्कि आप स्पोकन इंग्लिश पर भी वर्कआउट करो, क्योंकि आप इंटरव्यू में जाओगे तो हो सकता है कुछ मेंबर आपसे अंग्रेजी में प्रश्न पूछे, तो कायदे से आपको अंग्रेजी में जवाब देना चाहिए। तो इतना अंग्रेजी आपको डेवलप करना ही होगा कि आप जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी बोल सको, और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी क्वेश्चंस को पढ़कर उसका सही तरीका से अर्थ निकाल सको। तो ये मेरा मानना है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कम से कम ये काम करनी ही चाहिए कि अपनी अंग्रेजी को इस लेवल पर ले जाएं कि वह कम से कम एक मतलब वर्केबल स्थिति में रहे, समझे। तीसरा चीज मैं बताया कि आप जो है मैथ बहुत इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि मैथ जो होता है वह जैसे CSET देखते हो, CSET में मैथ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, पहले तो CSET जब पुराना मैथड था उसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते थे, वो भी करीब 50-60 नंबर के होते थे, वो भी अच्छे खासे भाग निर्धारित करते थे।
अभी बिहार में भी देखते होगे स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप उसको वर्कआउट नहीं कर पाओगे, उसको नहीं कर पाओगे तो एक बड़ा हिस्सा से आप वंचित रह जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम सिविल सर्विस का तैयारी करना चाह रहे हो, शुरुआत करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले अंग्रेजी, दूसरा जनरल स्टडी, तीसरा मैथ, तीनों को सुधारो, तभी आप इंग्लिश में क्षेत्र में आओ, तभी आप अच्छे कर पाओगे। नहीं तो इसमें से कहीं भी कोई गड़बड़ हो तो ये एग्जाम 3 लेवल पर होता है, किसी लेवल पर वो दुष्प्रभाव दिखला सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आपको जनरल स्टडी, इंग्लिश और मैथ तीनों पर पहले से वर्कआउट कर लेना चाहिए और फिर सिविल सर्विस में लगना चाहिए। समझ रहे हैं आप? जनरल स्टडी का मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि एकदम हायर लेवल अपने डेवलप कर लो, एक अपना माइंडसेट डेवलप कर लो। समझ रहे? एक कैथोलिक उदार, एक जैसे कि आप ये रहो, रिसेप्टिव रहो। समझ रहे हैं? डिसेप्टिव नहीं, रिसेप्टिव हो रहा हूँ कि नई नई चीज़ों को समझने, पेपर डेली देखो, एनसीईआरटी प्लस जो एनसीईआरटी के बुक है +2 लेवल, उसको पूरी तरह एक बार देख लो। एक बार से तो काम नहीं चलेगा, जब तक आप उसको 2-4 बार नहीं देखोगे तब तक वो काम ही नहीं चलेगा। तो आप एनसीईआरटी किताब देख लो और सभी विषयों का, प्लस आप अपने लेवल को ये एक मैगजीन, पेपर वगैरह वगैरह लेकर पढ़ना शुरू कर दो और उस पर वर्कआउट करते रहो। उसका फाइल मेंटेनेंस करो, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको काट के रख लो, उसका इंडेक्सिंग कर दो ताकि जरूरत पड़ने पर उसका निकाल कर अध्ययन कर सके। तो मैं ये बोल रहा था कि आप जो है ये सब बेसिक रिक्विजिट हुआ, बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ जो आपको करना ही करना है। अब शुरू होता है जो आज हम कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको बताया कि अभी विगत दिनों हमने 2 कोर्स शुरू किया है। एक कोर्स शुरू हो रहा है 66वां बीपीएससी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेंस का बैच शुरू कर रहा हूँ, फाउंडेशन बैच, इसमें क्लास और मॉक टेस्ट दोनों होगा। और दूसरा बैच शुरू कर रहा हूँ 2020 में जो यूपीएससी मेंस होने वाला है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंडेंस कोर्स प्लस या आप कह सकते हो क्रैश कोर्स, प्लस उसमें आपको ये क्या कहते हैं मॉक टेस्ट होगा, जो आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, क्लास भी हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा। तो वर्कआउट ये करना है कि आपको, मतलब अब तो मैं समझता हूँ आप काफ़ी दबाव में भी हो गए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो लगातार प्रीलिम क्वालिफाई करते हैं, तो उनमें क्योंकि उतना दबाव नहीं रहता, वो तरीका जान जाते हैं कैसे प्रीलिम क्वालिफाई किया था। आज मैं स्टूडेंट लोग को जो शुरू से तैयारी करते देखता हूँ तो मुझे थोड़ा सा हैरानी होती है कि थोड़ा अप्रोच में, मतलब प्रीलिम बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होता है, वो बहुत उसके लिए रणनीति बनाते हैं। लेकिन मैंने जब हम लोग अपने समय पर तैयारी करते तो कभी प्रीलिम के लिए तो चिंता ही नहीं था, प्रीलिम तो हर बार निकल जाता था, प्रीलिम के लिए तो कोई दबाव ही नहीं होता है। लेकिन अभी के स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि प्रीलिम, एक चीज़ और स्टूडेंट को मैं देखता हूँ जो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है कि पिछले बार इतना कटअप गया था, इस बार इतना कटअप गया। आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप हाईएस्ट परफॉर्म करने, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए सोचो। हम लोग अपने समय, जब हम लोग का समय जब यूपीएससी का प्रीलिम होता था 450 नंबर का होता था, तो मैं 350 नंबर लाने के लिए सोचता था और लाता भी था, और कभी नहीं सोचता था कि कितने में पिछले बार कटअप हुआ या कितने बार आगे में कटअप हुआ। ये सब का लफड़ा छोड़ो और हमेशा बेस्ट परफॉर्म करने के लिए कर तैयार रहो। समझ रहे कि आप बेस्ट कितना कर सकते हो। तो ये चीज़ पर वर्कआउट, और ये कैसे होगा? तो वो होता है एक्सरसाइज से और फिर रीडिंग से। मतलब मेरा मानना है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी में 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है पढ़ाई का, और 40% कंट्रीब्यूशन होता है रियाज का, एक्सरसाइज का। कितना वर्कआउट आप किए हुए हो, कितना क्वेश्चंस पर वर्कआउट किए हो, कितने क्वेश्चन को समझते हो, कैसे अटेम्प्ट लेते हो, ये सब बहुत मैटर करता है। और ये दोनों का हिंदी से आप 8 घंटा पढ़ते हो तो 5 घंटा पढ़ाई करो, तो 3 घंटा कम से कम एक्सरसाइज के लिए, एनालिसिस के लिए रखो, बहुत जरूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कोताही करते हैं और ज़्यादातर वो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, तो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं एग्जाम हॉल में हो जाएगा। तो एग्जाम हॉल में एक्सरसाइज तो हो ही जाता है, लेकिन वो सेटल हो जाता है, वो उससे लाभ नहीं मिलता है। समझ रहे हैं? तो मैं ये बोलूँगा कि आप जो है एक्सरसाइज, और अभी आपके पास टाइम है, करीब 1 महीना टाइम है, 1 महीना तो नहीं लेकिन कम है, लेकिन आज से भी अगर आप प्रतिदिन टेस्ट बनाओ, मॉक टेस्ट दो और फिर एक्सरसाइज करो, उसमें कहीं अपने जो वीक पॉइंट्स है उसको करेक्ट करते जाओ और बेस्ट परफॉर्म करने के लिए सोचो।
घर में भी टेस्ट दो तो ये मत सोचो कि घर का है तो थोड़ा रिलैक्स है, नहीं, बिल्कुल सोचो एग्जाम हॉल में दे रहे हैं, और उतना ही सीरियसनेस, उतना ही मतलब कमिटमेंट आपका होना चाहिए मॉक टेस्ट पे। तो आप ये काम तो फिलहाल कर ही लो। और रही बात इंग्लिश में, जो भी मैं आपको बतला रहा था कि जो हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो क्लास होगा वो एग्जाम को फॉलो करेगा। एग्जाम के 15 दिन पहले मैं उसको खत्म कर दूंगा, समझे। और फिर हर सप्ताह टेस्ट लूंगा। टेस्ट दोनों तरह का होगा, टॉपिक वाइज भी होगा और फुल टेस्ट भी होगा। शुरू में टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, बाद में फुल टेस्ट होगा। और टेस्ट जो होंगे वो आपको सैटरडे को 10 बजे पोस्ट कर दिए जाएंगे। हर सैटरडे को 10 बजे आपको टेस्ट के कॉपी क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मंडे को उस जो टेस्ट के क्वेश्चन जो पूछे गए उस पर आपके साथ डिस्कशन करा दिया जाएगा कि क्या इस पर लिखना है, क्या करना है। एक सप्ताह आपके पास टाइम है, आप उसका आंसर लिखो, फिर मेरे को पोस्ट कर दो। मैं आपको नेक्स्ट टेस्ट देने के पहले आपका कॉपी मूल्यांकन करके मार्क्स सहित आपको वापस कर दूंगा। आप तो इसका पीडीएफ बनाकर आंसर का व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हो, पोस्ट से भी भेज सकते हो। पोस्ट में तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन पीडीएफ से आप भेज सकते हो। आज जमाना ऑनलाइन का है, समझ रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जितना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो उतना उसमें बेहतर करोगे। आपको पता है यूपीएससी के एक टॉपर जो साफ फैजल थे, उन्होंने पब्लिक एडमिशन का तैयारी केवल और केवल इंटरनेट से किया था। उन्होंने कोई किताब कंसल्ट नहीं किया, सब इंटरनेट से। और आप देखते हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस मामले में काफ़ी सौभाग्यशाली है कि इसमें जितने किताब ले लो, चाहे नोट्स ले लो, चाहे सेक्शन 2 का जितना मटेरियल है, सब आपको नेट पर क्वालिटेटिव अवेलेबल है, बहुत अच्छे गुणवत्ता वाला अवेलेबल है। इग्नू का नोट्स अवेलेबल है, IIPA का जर्नल्स अवेलेबल है, एडमिनिस्ट्रेटर जर्नल अवेलेबल है। तो जो चाहोगे सो मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन तरीका बहुत अच्छा हो सकता है अपने क्वालिटी को मैनेज करने का, मतलब ताकि आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का जो डायकोटॉमी है उसका वर्कआउट दूर कर सको। मैं महसूस करता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे को, खास तौर पर जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्हें सिविल सर्विस का तैयारी करने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। इस महीने में कि एक गैप रह जाता है प्रिपरेशन के तौर तरीका में। मेहनत तो काफ़ी करते हैं, रिजल्ट भी उनका ठीक होता है, लेकिन जैसे जनरल स्टडी उनका बेहतर नहीं बन पाता है, या फिर अंग्रेजी नहीं उनकी अच्छी होती है, या फिर पर्सनैलिटी वैसा डेवलप नहीं कर पाते कि इंटरव्यू में बेहतर कर सके। तो ये तीनों जब रहेंगे, तीनों जब साथ देंगे, तभी आप अल्टीमेटली सिविल सर्विस में क्वालिफाई करोगे। आपने प्रीलिम क्वालिफाई किया, मेंस में अटक गए, आप मेंस क्वालिफाई किए, इंटरव्यू में अटक गए, बात बराबर हो गया, फिर से नए सिरे से शुरुआत करना होता है। इसलिए ऐसा तैयारी करें जो प्रीलिम मेंस इंटरव्यू सबको टारगेट करके इंटीग्रेट करे और अल्टीमेट सफलता सुनिश्चित करे। तो आपको मैंने बताया अध्ययन और अभ्यास, ये रणनीति प्रीलिम के लिए नहीं बल्कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करना है और अभ्यास करना है। मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को जानता हूँ जो राइटिंग पर बहुत ज़्यादा वर्क किया। जैसा मैं देखता हूँ अभी भी सिविल सर्विस की तैयारी में जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े रहते हैं, हम लोग से जुड़े रहते हैं, और मॉक टेस्ट वगैरह में पहली चीज़ तो अधिकांश स्टूडेंट मॉक टेस्ट से भागते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मॉक टेस्ट की बात तो करेंगे लेकिन मॉक टेस्ट देंगे नहीं, समझ रहे हैं। फिर देंगे भी तो उसको सीरियसली नहीं लेंगे, समझ रहे हैं। और कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो मॉक टेस्ट को सीरियसली लेते हैं, आंसर लिख के भेजते हैं और वही क्वालिफाई करते हैं। तो मैं आपको ये बोलूँ कि मॉक टेस्ट के बारे में केवल बोलिए मत, बल्कि उसकी अमली जामा पहनाने के लिए भी सोचिए। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके टोटल टॉपिक को कवर करता है, वो आपके प्रिपरेशन को बैलेंस कर देता है, फिर वो आपके समझ रहे हैं उन सब चीज़ों को जिनको आपने इग्नोर कर रखा है उसको आपको पहचान करने में मदद करता है, और फिर आपके मतलब राइटिंग स्किल को डेवलप करता है, टाइम मैनेजमेंट को करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को प्रभावित करता है, और अल्टीमेटली आपको सफलता दिलाता है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो राइटिंग पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करें। मैं बता रहा था कि मैं 1-2 ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ जो आज अच्छे पद पर काम कर रहे हैं, IPS है, IAS है। राइटिंग उनका इतना ज़बरदस्त था और वो लोग इतना एक्सरसाइज करते थे। एक IPS के बारे में तो मैं जानता हूँ कि वह प्रतिदिन 96 पेज लिखते थे। 90 उन्होंने सब क्वेश्चन को राइटिंग पे ही तैयार किया था,
आप समझ लो 96 पेज प्रतिदिन लिखना, आप समझते हो कितना डिफिकल्ट काम है, लेकिन उन्होंने किया, नतीजा IPS बने। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि आप अगर सोचते हो कि टेक्नोलॉजी आपके मेहनत को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल गलत। टेक्नोलॉजी आपकी मेहनत को सप्लीमेंट कर सकता है, लेकिन वो रिप्लेस नहीं कर सकता है। मेहनत तो पहले भी करना था, आज भी करना है, और आगे भी जो लोग सिविल सर्विस लेंगे उनको करना ही पड़ेगा। सिविल सर्विस में हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है। जो क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट वो सब हार्ड वर्किंग होते हैं, कमिटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। तो इस पर आपको वर्कआउट करना है, समझ रहे हैं। जहाँ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स रीडिंग का सवाल है, किताब का सवाल है, आप सबके पास अवेलेबल ऑलरेडी है, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें कोशिश यही करना है कि थोड़ा नया करिए। मोहित भट्टाचार्य हुआ, लक्ष्मीकांत हुए, समझ रहे हैं, सप्रू के पुस्तक हुआ, समझ रहे हैं, ये सब अच्छे अच्छे की रजनी गोयल, रमेश अरोड़ा हुआ, ये सब कुछ फॉरेन राइटर के बुक पुस्तक में उनको पढ़ें, और फिर नोट्स में उनको जगह दें, इन केस स्टडी का इस्तेमाल करें, समझ रहे हैं। और फिर आप जितना करंट, जितना अपडेट, जितना आप टू द पॉइंट लिख सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेंस में आपका नॉलेज का प्रमाण पत्र आपकी कॉपी है, आपकी लिखावट है जो एग्जामिनर के पास जाता है, और उसी आधार पर आपका अंक का निर्धारण होता है। तो मेरा मानना है कि आपको ये चीज ना तो एक दिन में डेवलप होगा और ना ही बाजार में आप खरीद सकते हैं इसे खुद आपको अपने मेहनत से समय साधी व्यवस्था के तहत प्राप्त होगा। तो आप इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। पहली बात तो आपको दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हिंदी मीडियम से क्वालिफाई नहीं किया जा सकता है, हिंदी मीडियम से बिल्कुल क्वालिफाई किया जा सकता है, लेकिन अपने लेवल को कुछ इस तरह तैयार करना है कि आप थोड़ी अंग्रेजी भी डेवलप कर सके और क्वेश्चन को हिंदी अंग्रेजी दोनों में जोड़कर समझ सके और जरूरत पड़ने पर अंग्रेजी बोल सके, नंबर 1। नंबर 2, आप दिमाग से निकाल दे कि पब्लिक एड से क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। पब्लिक एड से तो इतनी अच्छी सफलता रही है कि जितना टॉपर पब्लिक एड अकेले दिया उतना शायद ही कोई हॉस्टल दिया होगा, समझ रहे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही उम्दा सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, बहुत ही डे टू डे ताल्लुकात, जीवन से ताल्लुकात रखने वाला विषय है। और इसमें रीडिंग का सबसे प्लस पॉइंट है कि बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आज फिर क्वेश्चन उठता है कि आखिर मार्क्स क्यों नहीं मिलता है, स्टूडेंट इतना सफर क्यों कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि पहले तो आपने पूरा वर्कआउट नहीं किया, पूरा रीडिंग नहीं किया है। पहला दिक्कत तो ये आपने यहाँ पर हो गया है। और दूसरा क्या है, दूसरा दिक्कत यहाँ पर ये होता है कि आप जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसमें एक्सरसाइज आप प्रॉपरली नहीं किया है। तो रीडिंग भी कमजोर है, एक्सरसाइज भी कमजोर है, तो मार्क्स तो गड़बड़ होगा ही होगा ना। तो आप इस पढ़ाई में रीडिंग और एक्सरसाइज दोनों को सही जगह दें, सही अनुपात में रखें, पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयारी करें। हमारे जेनरिक चीज और देखने को मिलता है कि जैसे कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्हें जो होता है कि ऑलरेडी जॉब में होते हैं तो वो फाइनेंशियली सिक्योर रहते हैं, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई रहता है कि चलो। लेकिन कुछ जो लोग जो इधर के रहते हैं उनको थोड़ा इस पर का दबाव रहता है। लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप जॉब में हो या ऐसे तैयारी कर रहे हो, उसको तो एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस चाहिए स्टूडेंट में। तो आप इस चीज को अपने तैयारी पर हावी मत होने दो, समझ रहे हैं ना। इधर मतलब उसको मतलब किसी तरह से दुष्प्रभाव मतलब इस तरह से मैनिपुलेट करने मत दो, बल्कि अपने लेवल कॉन्फिडेंस को हमेशा ऊंचा रखो और क्वालिफाई करने का सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। एक लड़की जो यूपीएससी में 3rd रैंक लाई थी, वो बोलती थी कि मैं जब सिविल सर्विस तैयारी करती थी तो मैं तो कभी सोचते ही नहीं थे तैयारी के बारे में। मैं तो हमेशा सोचते थे कि लाइफ मेरा कैसा होगा अगर मैं सिविल सर्विस क्वालिफाई करती हूँ तो। या सोचिए क्यों, वो बोले कि जब सिविल सर्विस की तैयारी करना शुरू कर दिया है तो ये तो मुझे मान के ही चल दी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी है, मुझे पूरी प्रतिबद्धता दर्शानी है, पूरा 100% परफॉर्मेंस देना, ये तो होना ही होना है। और उसके बाद क्या होगा इस पर सोचे। आप खुद सोचे कि आज आप तैयारी कर रहे हैं, अभी दिल्ली में होंगे या अपने गृह राज्य में रहकर तैयारी कर रहे होंगे, माता पिता परिवार सबकी उम्मीद है आप हैं, सबकी आंख है आप पर टकटकी है, ये लड़का अच्छा करेगा, हमारा परिवार का नाम रोशन करेगा। एक लड़का सिविल सर्विस क्वालिफाई करता है
तो अपने पूरे खानदान का नाम रोशन करता है, अपने शहर का नाम रोशन करता है, अपने राज्य का नाम रोशन करता है, अपने जाति धर्म का नाम रोशन करता है। तो इस परिस्थिति में आप खुद सोचें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अभी से 4 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे? क्या इसी तरह तैयारी करते हुए देखना चाहेंगे, या फिर किसी ऊंचे पद पर काम करते हुए समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, योगदान को प्रदर्शित करते हुए देखना चाहेंगे? तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तैयारी है ना, सिविल सर्विस की तैयारी, ये एक तरह से कह सकते हो हाईएस्ट लेवल तैयारी होता है। इसमें टीचर, मेंटर ये सब है, लेकिन इनका एक सीमित भूमिका है। इसमें मेन भूमिका स्टूडेंट का होता है, वह केंद्र बिंदु है तैयारी का। उसका अपना व्यक्तित्व, उसका अपना मूल्य प्रणाली, उसके अपने प्रति ईमानदारी व अपने। अभी ईरा सिंघल बहुत सही बोली थी, जो यूपीएससी की टॉपर है, वो कहीं मोटिवेशन क्लास में आई हुई थी, तो स्टूडेंट से पूछ रहे थे, स्टूडेंट लोग को बोले सबसे पहले चीज तो यू डू वन थिंग, अपने को झूठ बोलना छोड़ो। तुम लोग अपने आप को झूठ बोलते हो। ये बात सही है कि अधिकांश लड़के, खासतौर पर मैं दिल्ली में देखता हूँ, अधिकांश लड़के ग्राउंड रियलिटी छोड़ देते हैं, हवा में रहते हैं, उनको वास्तविकता से ताल्लुकात नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल इमेजिनेशन के युग दौर में रहते हैं और वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। सबसे पहले तो एस्टिमेशन और इन्फॉर्मेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, फिर अल्टीमेटली परफॉर्मेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बोलूंगा कि जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं वो आप कम से कम एस्टिमेशन, इन्फॉर्मेशन सही रखें, अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने को से झूठ बोलना छोड़े, सारे अपने को सही तरीका से मोटिवेट करें। कोई यहाँ पर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है जितने बेहतर ढंग से आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आप अपने घर पे चिपका दें, आप अपने अंदर में गांठ बांध कर रख ले, आप अपने आप को चिन्हित करें कि 4 साल के बाद आप कहाँ हैं, किस रूप में होंगे, उसी तरह से मेहनत करें, उसी तरीके से तैयारी करें। तो मैं आपको ज़्यादा इस पर वर्कआउट नहीं करना चाहूँगा। अभी तो चूंकि आपके पास हाई टाइम है, प्रीलिम का एक दबाव है, मेंस का तैयारी है, तो मैं यही बोल, और आप काफ़ी पहले से पढ़े लिखे और एक्वेंटेड हो, तो इसलिए मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ गुंजाइश है, कुछ आपको और करना चाहिए और मैं आपको इस विषय में कुछ सहयोग कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से आप मुझसे जुड़े। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो मेरे पास करीब 20-25 वर्षों का जो अनुभव है, जो मैं बच्चों के साथ शेयर किया हूँ, जो छात्रों में एक तरह से अपनी मतलब कह सकते हैं कि प्रतिबद्धता बनाए हूँ, मैं आपके साथ दोहरा सकूँ, आपको सफलता में सहयोग दे सकूँ। तो ये याद रखें, मैं मंडे ऑनवर्ड्स नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। अभी कोर्स थोड़ा कम होगा और बाद में वो रफ्तार पकड़ेगा। प्रतिदिन हम लोग एक टॉपिक को टेकअप करेंगे और उसको वर्कआउट करना चाहेंगे क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन एनालिसिस हमारा प्राइम फोकस होगा, क्योंकि मेन तो जैसे होता क्या है कि हम जब यूनिवर्सिटी का तैयारी करते हैं, तो मैं अक्सर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि जब हम यूनिवर्सिटी का तैयारी करते हैं तो हम लोग का अप्रोच क्या रहता है, कंसेप्ट टू करंट, मतलब पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं फिर उसका करंट पे इम्प्लीकेशन ढूंढते हैं। लेकिन सिविल सर्विस की तैयारी में यह अप्रोच नहीं चलेगा। यहाँ आपको उलट कर देखना होगा, करंट टू कंसेप्ट जाना होगा, मतलब करंट में क्या है फिर उसी का कंसेप्ट ढूंढिए। अदरवाइज इतना बड़ा क्षेत्र है, कितना कंसेप्ट डेवलप करते रहेंगे, वो अथाह सागर है जिसमें आप गोते लगाते लगाते टाइम निकल जाएगा। इसलिए जो चीज करंट है, जैसे अभी देखिए सीएजी की नियुक्ति हुई, अभी आप देखिए लोकपाल की नियुक्ति हुई, अभी आप देख रहे हो आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है, अभी लॉकडाउन हुआ है, अभी आप देख रहे हो पेंडेमिक रहा है, उसका प्रभाव चल ही रहा है अभी, समझ रहे। तो यह सब पर आप वर्कआउट करो। अभी बजट में चेंज किए गए हैं, तो जो करंट जो पर्सपेक्टिव है, यूपीएससी उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको उसी को तैयार करना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पूरा कलेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि किस अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाए, अप्लाइड करके पूछा जाए, तो आप उसका आंसर लिख सको। तो मैं यहीं पर अपने वर्कआउट विचार को विराम देना चाहूँगा और आपसे उम्मीद रखूँगा अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे, आप हमारे विचारों से सहमत है, अगर आप यूपीएससी 2020 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से देना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं, और किसी प्रकार से मॉक टेस्ट या क्लास में सहयोग की आवश्यकता है, तो आप हमसे जुड़े। आप मुझसे फ़ोन से बात कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं, या फिर और भी जो टेलीग्राम वगैरह के माध्यम से जोड़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।
प्रीलिम के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब के सब इस बार मेंस नहीं बल्कि यूपीएससी में क्वालिफाई कर रहे हैं। और हिंदी मीडियम के छात्रों को मैं खास तौर पर ये बात उनको मैं मतलब विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप निराश ना हो, आप हताश ना हो, आप मेहनत करें। आप जो मतलब हिम्मती है, आप आपसे ज़्यादा मतलब रेस में कोई नहीं है, केवल जरूरत है आपको रीओरिएंट करने का। मेहनत कीजिए, रीओरिएंट कीजिए, टारगेट कीजिए और अचीव कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, थैंक यू।